अरे यार राजेश, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया है क्या? अच्छा, ये कब तक आएगा? कौन सी कंट्रीज के बीच में होने वाला है? ऐसे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे हैं। शायद ये सवाल आपके दिमाग में भी होंगे दोस्तों। इन्हीं सारे सवालों को जानने के लिए, समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोशल समझ। मेरा नाम है चंद्रकाश। आइए दोस्तों, हम रसिया यूक्रेन वॉर के थ्रू वर्ल्ड वॉर 3 की ये सारी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस बात को हम समझते हैं थोड़ा सा पीछे जाके। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद दुनिया में दो सुपर पावर बनी। एक साइड था यूएसए, दूसरे साइड था यूएसएसआर। तो यहाँ पे हम सारी बातें यूएसएसआर को पकड़ के चलते हैं, क्योंकि वहीं से हमें रशिया यूक्रेन की क्राइसिस समझ में आ जाएगी। तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसमें 15 मेंबर थे, लेकिन 1991 में ये परिवार ब्रेक हुआ। ये परिवार ब्रेक हुआ बिकॉज ऑफ सम इंटरनल मैटर्स, और आप दूसरी भाषा में और ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसमें यूएसए का बहुत हाथ था इस परिवार को ब्रेक करने में। कुछ उनके इंटरनल मैटर्स और कुछ यूएसए, क्योंकि उस समय में 1945 से लेके 1991 तक यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहे थे। ठीक है, तो ये उस कोल्ड वॉर में बहुत सारी जासूसी हुई थी, बहुत सारा वहाँ पे इंटेलिजेंस को लेके बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं यूएसए ने उनके फैमिली को ब्रेक करने में एक मेजर रोल भी प्ले किया था। अब जब ब्रेक हुई, इस फैमिली जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंट्री था वो था रशिया। तो और जो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री थी वो थी यूक्रेन। राइट। तो जब ये कंट्री सब ब्रेक हुई, आपने देखा होगा जब एक फैमिली ब्रेक होती है तो कहीं ना कहीं एक सब यहाँ वहाँ भागना चालू कर देते हैं ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो फैमिली ब्रेक ही क्यों हुई, उसके पीछे कुछ वजह होगी दोस्तों। क्योंकि ऐसे ही कोई परिवार ब्रेक नहीं होता ना। आपके उस परिवार में जो ऊपर के जो लीडर होते हैं, जो टॉप पे बैठे, कहीं ना कहीं उनसे हमारी असहमति होती है, हमारी नहीं बनती है होती है, तो कहीं ना कहीं हम फिर अपने रास्ते अलग ढूंढते हैं। इस परिवार में भी यही हुआ। यूएसएसआर जो है, उसमें जो रशिया जो टॉप पोजीशन पे है दोस्तों, उसका और जो छोटी कंट्रीज थी, चाहे वो बेलारस हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जो उसके और 15 मेंबर जो थे, तो उन सबका रशिया के साथ नहीं जमता था, क्योंकि रशिया में डेमोक्रेसी एज सच नहीं है। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो बहुत सालों से वहाँ पे रूल कर रहे हैं और आने वाले सालों में भी वही रहने वाले। लेकिन जो अदर कंट्रीज है, ये सब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी चाहती थी, ये कहीं ना कहीं सब लिबर्टी चाहती थी, फ्रीडम और इक्वलिटी का कंसेप्ट ये लाना चाहती थी अपने देश में। तो इन्होंने धीरे धीरे यूएसएसआर से अपना कट ऑफ लेना चालू किया और 91 में ये परिवार पूरी तरह से ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद इस परिवार के बहुत सारे मेंबर्स ने नाटो को ज्वाइन किया, और कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया। अब हम समझते हैं कि नाटो क्या है। दोस्तों, नाटो अपने आप में एक मिलिट्री अलायंस है। तो ये बना था 1949 में, तभी उसमें 12 मेंबर थे। राइट। तो ये परिवार बना ही है बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रशिया और यूएसएसआर के फियर की वजह से ये परिवार बना है। क्योंकि अगर आप यूरोप को समझने के लिए जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पे जो कंट्रीज है वो छोटी छोटी कंट्रीज है। तो उनको कहीं ना कहीं डर था, और उनको डर था यूएसएसआर से। उनको लगा कि अगर हम सब साथ में नहीं आएंगे तो यूएसएसआर हमें अटैक कर लेगा और हमें खा जाएगा। तो वो सभी एक साथ आए और उन सभी ने मिलके नाटो फॉर्म करा। राइट। तो इन सभी का एजेंडा क्या है? इन सभी का एजेंडा है कि भाई, तेरा दुश्मन मतलब मेरा दुश्मन, और मेरा दुश्मन मतलब तेरा दुश्मन। मतलब हम सभी जो हम एक साथ हैं, अगर हमें से किसी एक के ऊपर भी किसी ने आंख उठा के देखने की कोशिश की, तो हम सभी मिलके उसके ऊपर अटैक करेंगे। राइट। तो ये नाटो बना इट्स बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रशिया। ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्या है? अब ये रशिया क्या चाहता है, यूक्रेन के ये झगड़ा क्यों हो रहा है? बेसिकली रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो को ना ज्वाइन करे। अब नाटो क्यों ना ज्वाइन करे, आप समझ गए, क्योंकि वो उसका पार्ट बनेगा नाटो का, तो वो भी, ये यूक्रेन भी उनके साथ मिलकर रशिया को मारेंगे। तो रशिया नाटो यूक्रेन को क्यों नहीं ज्वाइन करने देना चाहता है? उसके दो रीजन है। पहली बात, अगर आप रशिया का मैप देखने जाएंगे तो रशिया के मैप में 5 बॉर्डर कंट्रीज आती है। ऊपर की जो 3 कंट्रीज है ऑलरेडी उन्होंने नाटो ज्वाइन कर लिया है। उसके नीचे है बेलारस, उसका रशिया के साथ जमता है ऑलरेडी। जो रशिया है वो जानता है कि बेलारस जो है वो नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन जब यूक्रेन की बात आती है तो यूक्रेन बहुत एक्साइटेड है और वो जानना चाहता है नाटो में, क्योंकि यूक्रेन अगर नाटो में गया तो वो भी एक बड़ी फैमिली का मेंबर बनेगा ना। और जब बड़ी फैमिली का मेंबर बनेगा
कहते हैं ना कि आप जब झुंड में होते हैं तो साहस तो आपको भी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी ये साहस आ जाएगा और वो यही पावर फील करना चाहता है यूक्रेन। दैट्स वाई वो बहुत एक्साइटेड है नाटो ज्वाइन करने के लिए, राइट। बट रसिया ये नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन किया दोस्तों, यूक्रेन ने अगर नाटो ज्वाइन किया तो रशिया के बॉर्डर से यूक्रेन टच करता है। इट मीन्स कि नाटो की जो फोर्स है वो रशिया के बॉर्डर पे आके खड़ी हो जाएगी और रशिया के घर तक, कहते हैं ना आपके दरवाजे पे आके उनकी फोर्सेस खड़ी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं ये रशिया की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होगा। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, जब उन्होंने यूक्रेन के ऊपर वॉर छेड़ा तो उन्होंने यही बात करी, उन्होंने यही बात को ज़्यादा पॉइंट आउट किया कि ये अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करता है तो ये हमारी नेशनल, कह सकते हैं नेशनल यूनिटी को, या फिर नेशनल जो उनका बॉर्डर है उसको, नेशनल यूनिटी, नेशनल बॉर्डर को उनके थ्रेट होगा। तो ये चीज़ वो नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं यूक्रेन जो है नाटो को ना ज्वाइन करे। एक बात होगी। और दूसरी बात ये है कि रशिया का जो बॉर्डर का जो एरिया है ना, उसमें जो ब्लैक सी है वो यूक्रेन, वो बॉर्डर के साथ टच होता है। आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो ब्लैक सी है वो ब्लैक सी के थ्रू ही रसिया का रूट निकलता है और वो ब्लैक सी कनेक्टेड है मेडिटेरियन सी से, और मेडिटेरियन सी से जाके फिर आगे चल के वो अटलांटिक सी के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन करा तो रसिया का जो वो सी का जो रूट है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो इस वजह से रशिया जो है यूक्रेन को नाटो ज्वाइन नहीं करने देना चाहता है। तो यूक्रेन नाटो इसलिए ज्वाइन करना चाहता है बिकॉज वो एक बड़ी फैमिली का मेंबर बनना चाहता है, उसको एक बड़ी पावर मिल जाएगी, वो एक बड़ी पावर के साथ हो जाएगा। तो आज जो हालत यूक्रेन की हुई है दोस्तों इस वॉर में, फिर नाटो ज्वाइन करने के बाद ये हालत नहीं होगी। आज यूक्रेन अकेला लड़ रहे हैं, उसके साथ कोई नहीं है। इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली सपोर्ट किसी ने नहीं करा है। दूसरी बात, अगर वो नाटो को ज्वाइन करेगा तो वो कुछ समय बाद उसको यूरोपियन यूनियन का भी पास मिल सकता है। अब यूरोपियन यूनियन क्या है दोस्तों, जैसे नाटो एक मिलिट्री अलायंस है वैसे यूरोपियन यूनियन 1993 में बनाया गया, उसमें भी 27 मेंबर्स है। तो ये एक ऐसा अलायंस मीन्स होता है दोस्तों समझौता, ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अलायंस है। मीन्स यूरोप की जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी ने अपने में एक इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल अलायंस किया है कि भाई हमारे बीच में एफटीए होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि हमारे बीच में जो भी लेना देना होगा वो सब फ्री रहेगा, आना एक दूसरे का इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्री रहेगा। वहाँ पे एक बात ये भी है कि हमारे देश में एक करेंसी को फॉलो करेंगे, हम एक रूल एक सिस्टम में चलेंगे। जैसे आपने सुना होगा ना हमारे इंडिया में कहते हैं ना वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ऐसा कंसेप्ट है ना, एक पर्सन एक वोट और उसकी एक वैल्यू। वैसे ही ईयू का क्या कंसेप्ट है, ईयू का कंसेप्ट है कि वन मार्केट सिस्टम, हमें एक मार्केट लाना है और वो बड़ा मार्केट लाना है, इसलिए ईयू है। और यूक्रेन को अभी इस मार्केट का फायदा नहीं मिल रहा बिकॉज वो ईयू का भी पार्ट नहीं है, राइट। तो आपने अभी रशिया और यूक्रेन का पॉइंट समझ लिया। तो अब यहाँ पे वॉर कैसे हुआ, वॉर ऐसे हुआ कि यूक्रेन ने जब भी नाटो पे ज्वाइन करने की बात करी या रशिया से थोड़ा हटके आंख दिखाने की बात करी, तो रशिया को लगा कि अगर यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन करा तो ये मेरी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, और कहीं ना कहीं उसने ये वॉर फिर छेड़ दिया, रशिया ने ये वॉर यूक्रेन के साथ छेड़ दिया। तो ये रशिया यूक्रेन का ये वॉर अभी चल रहा है। 9 महीने से भी ज़्यादा इस वॉर को हो गए दोस्तों। मोर देन 7,000 सिविलियंस आर डाइड इन दिस वॉर, मोर देन 10,000 पीपल्स आर इंजर्ड ड्यूरिंग दिस वॉर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। बट दिस इज नॉट द वर्ल्ड वॉर, दिस इज नॉट द वर्ल्ड वॉर। आप इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि ये हम पूरी कहानी हम समझने जा रहे हैं कि जो हमारे मन में एक सवाल है ना कि वर्ल्ड वॉर 3 आ गया है, वर्ल्ड वॉर 3 आ गया है, ये आने वाला, ये चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर वर्ल्ड वॉर 3 है। ये वर्ल्ड वॉर नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर नहीं है। ये वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं है, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर होता है दोस्तों तो उसमें मेगा पावर्स होती है, बड़ी कंट्रीज होती है, और कंट्रीज नहीं कॉन्टिनेंट्स लड़े जाते हैं। एक साइड 8-10 कंट्रीज होंगी, दूसरे साइड भी होंगी। जब इतने लोग जब मिलकर लड़ेंगे तब उसको बोलेंगे वर्ल्ड वॉर। तो अभी वर्ल्ड वॉर चल भी नहीं रहा है। अब जो हमें लगता है ना कि वर्ल्ड वॉर 3 चालू है, तो वर्ल्ड वॉर 3 अभी नहीं चालू है। हाँ, वो आ सकता है, आने वाले समय में वो कुछ समय में आ सकता है, लेकिन अभी वर्ल्ड वॉर 3 नहीं चालू है। तो अगर वो आया, वर्ल्ड वॉर 3 अगर आया है ना, तो वो कैसा होगा, उसके बीच में कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होगा, क्या क्या बात होगी, अभी हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हम इस बात को हमें
इनकार नहीं करना पड़ेगा कि यूएसए के बाद सबसे बड़ा सुपर पावर चाइना है, चाहे वो मिलिट्री के टर्म में बोल ले, चाहे वो इकोनॉमी के टर्म में बोल ले, मार्केट के टर्म में बोल ले, और अदर भी एरियाज में कहीं ना कहीं चाइना एक बड़ी पावर बन के निकल के आ रहा है। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो वो होगा यूएसए और चाइना के बीच में, आप ध्यान में रखना, क्योंकि दो बड़ी पावर के बीच में ही वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ये दोनों एक साथ आ गई तो कहानी ही नहीं बनेगी, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, या तो इनके बीच में होगा, और जब इनके बीच में होगा तो उसमें क्या होगा, चाइना को सपोर्ट करेगा रशिया, क्योंकि रशिया चाइना भाई भाई है, ये दोनों एशियन कंट्रीज भी है, और ये दोनों यूएसए और वेस्ट वर्ल्ड के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इनकी बहुत चिढ़ होती है। चाइना वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्टर्न की मोनोपोली को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करा है आज तक। सेम रशिया की भी बात है, क्योंकि आप रशिया के प्रेसिडेंट को देखिए, चाइना के प्रेसिडेंट को देखिए, इन्होंने कभी इंग्लिश भी नहीं आज तक बोली है। किसी भी बड़े बड़े फॉरम में जाके देखिए, किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब इनकी मीटिंग होती है, चाहे वो G20 हो, जितनी भी समिट होती है, उसमें ये अपनी ही लैंग्वेज को स्पीक करते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट चाइनीज में बोलेंगे, रशिया के प्रेसिडेंट उनकी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हिट करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को और वेस्टर्न मोनोपोली को। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो रशिया और चाइना एक साथ होंगे, और यूएसए और उसके साथ अदर पावर्स, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, वो उनके साथ आएंगे, राइट। तो अभी जो चल रहा है ना, अभी वर्ल्ड वॉर नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है कोल्ड वॉर। मतलब लड़ाई लड़ी जाती है लेकिन औजारों से, हथियारों से नहीं। तो वो लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, मार्केट क्रैश करके एक दूसरे के बीच में खींचातानी है कि मैं ज्यादा कमाऊं, तुम ज्यादा कमाओ, मेरे देश में ज्यादा इंपोर्ट आए, तुम्हारे देश में ज्यादा इंपोर्ट आए, ये उनकी कहानी चालू है। तो अभी चल रहा है, उसको कहते हैं कोल्ड वॉर। अगर ये वॉर हुआ तो ये कब तक हो सकता है, इसके क्या चांसेस है, क्योंकि जब मैं इसको समझ रहा था तो मैंने अलग अलग रिसोर्सेज से इसकी पढ़ाई करी। अभी 1945 से लेके अभी 2022 चल रहा है, तब तक मोर देन 7 to 8 टाइम्स ये प्रेडिक्शन किया जा चुका है कि वर्ल्ड वॉर 3 हैज स्टार्टेड, वर्ल्ड वॉर 3 आ चुका है। जैसे अभी रिसेंटली 2016-17 में ही डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने प्रेडिक्ट किया था, उसके पहले इलॉन मस्क साहब प्रेडिक्ट किए थे, उसके पहले और अदर कंट्रीज ने, अदर प्रेसिडेंट्स, अलग अलग बड़े लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि वर्ल्ड वॉर 3 आ चुका है, अलग अलग रीजन की वजह से। बट अभी तक ये आया नहीं है। बट ये आएगा क्या, आ सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये हो सकता है। आने वाले फ्यूचर समय में यही कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर में भी बदल सकता है, और उसके बदलने के सबसे ज्यादा चांसेस ये है, अगर चाइना जो उसकी नीचे जो उसकी छोटी कंट्री है ताइवान, अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर कुछ भी उसको हड़पने की या अटैक करने की कोशिश करी, तो यूएसए इस पॉइंट को उठाएगा, और इस पॉइंट को उठा के यूएसए चाइना के ऊपर अटैक कर सकता है, राइट। तो वो चाइना के ऊपर अटैक कर सकता है। तो हमें ये देखना है कि अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 जो हम इतना कह सकते हैं, इतना जो फोबिया चल रहा है, या फिर जितनी हम बात कर रहे हैं, अगर ये हुआ तो उसमें इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा। लुक दोस्तों, आज इंडिया एक बहुत बेटर पोजीशन में। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है, ऐसी कुछ सिचुएशन प्रिवेल होती है, तो पहली बात कि हम उस वर्ल्ड वॉर के मेंबर नहीं होंगे, क्योंकि यही दो पावर लड़ेंगी। एक्चुअली हम नॉन अलाइनमेंट का कंसेप्ट फॉलो करते हैं। नॉन अलाइनमेंट मतलब कि हम किसी के साथ भी नहीं है, ना इनके साथ है ना इनके साथ है। एक के साथ होते जो दोस्त है वो आपके दुश्मन बनने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे हम किसी के साथ नहीं जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, ये सारी बातें हमने यहाँ पे समझी है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन में वर्ल्ड वॉर 3 कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में हो सकता है, और ये कब तक होने के चांसेस है। तो आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।